हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 12 फरवरी 2021 को हुआ था। और दोस्तों, ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 70 है। इसके पहले दोस्तों 69 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, जा कर के उसे देख लीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए है कि साइंस का दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको भी वीडियो को आप लोग देखिए ताकि साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सके। और दोस्तों, साइंस का भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो फास्ट रिवीजन मोड में मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को बना दूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी सारे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, इसके जो धात्विक गुणधर्म हैं इनका सही क्रम है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबियम, फिर सीजियम। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपका पहला, ये टफ क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, तो याद रखिएगा लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रूबियम, रूबियम से बड़ा सीजियम। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस जो है ये स्कैनर जो होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। और दोस्तों, कंप्यूटर में क्या इनपुट डिवाइस होता है, क्या आउटपुट डिवाइस होता है, ये सारे याद कर लीजिएगा। जब भी कंप्यूटर वाला टॉपिक आप पढ़िएगा तो उसमें से अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। अगला दोस्तों, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। तो दोस्तों, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण है F = m/a। ये बल जो होता है बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, MS ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। MS ऑफिस जो है दोस्तों ये कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, जो सॉफ्टवेयर का डेवलप करती है। और दोस्तों, ये NTPC में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। बाकी यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज ये जो है दोस्तों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसी में से पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें से दोस्तों ये लिनक्स और यूनिक्स ये अक्सर पूछता है क्योंकि ये पुराने वाले हैं और लोगों को याद नहीं रहते हैं। विंडोज तो लगभग लोगों को याद रहता है। अगला दोस्तों, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें के तौर पर जाना जाता है। तो उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? उन्हें ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये बायोलॉजी का आपका पेट क्वेश्चन है और ये इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन बनता है। तो जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो इसे निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि ये उल्टा चलता है। तो इसे निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों B। तो दोनों याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उसे कहा जाएगा दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष जो दोस्तों है ये इसके लिए होगा। तो ये कंफ्यूज मत होना, इसमें उल्टा चलता है। अगर किसी वस्तु को दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उसे निकट दृष्टि दोष है, और किसी व्यक्ति को अगर नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उसे दूरदृष्टि दोष है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो घुमा करके किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सही करने की आप कंडीशन में रहिएगा। इसलिए मैंने जो बताया डिफिनीशन उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला दोस्तों, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो एकल कोशिका होती, जो एक कोशिका से, एक ही सेल से बनी होती है, उसे जो कहा जाता है दोस्तों इसे युग्मनज कहा जाता है, युग्मनज। और ये भी कई बार आपके बायोलॉजी का
पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की? तो दोस्तों ये जो भी विकसित किया था, ये DRDO ने विकसित किया था। और दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, तो ऐसी कोई चीज़ करंट में आपको मिलती है तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका, तो दोस्तों समस्थानिक उन्हें कहा जाता है जिनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। और दोस्तों इसी से एक शब्द होता है समभारिक। तो इसको याद रखिए, समभारिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है। इसी के उल्टा, यानी परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं समभारिक के। और दोस्तों जो समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। और ये आपके केमिस्ट्री का पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों क्वाट्रो प्रो जो था ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और दोस्तों ये क्वेश्चन टफ है, तो इसको रट्टा मारने की कोशिश करिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो दोस्तों भारत का जो 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम था उसे होमी जहांगीर भाभा जी ने तैयार किया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपके रेलवे में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों याद कर दिया, एक चीज़ जान लीजिए, जो भारत में 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम लागू किया गया था, तो उसमें ईंधन कैसे प्रयोग किया जाता है, किस चरण में? तो दोस्तों पहले चरण में जो ईंधन यूज किया जाता है वो प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्या? किसका? प्राकृतिक यूरेनियम का। और जो दूसरा चरण होता है दोस्तों, इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लूटोनियम का। और जो तीसरा चरण होता है दोस्तों, इसमें तीसरे चरण में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये सिंगल बनाता है कि खासकर ये थोरियम वाला जो 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति हमारा कार्यक्रम है, तो इसके तीसरे चरण के रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो उसमें थोरियम का प्रयोग किया जाता है। और पहले वाले में प्राकृतिक यूरेनियम का और दूसरे वाले में प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। और ये जो प्लान बनाया था कार्यक्रम, ये होमी जहांगीर भाभा जी ने बनाया था, तैयार किया था। अगला दोस्तों, इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो दोस्तों उस समय 104 उपग्रह को प्रक्षेपित करके कीर्तिमान स्थापित किया था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि भारत का जो प्रक्षेपण केंद्र है श्री अंतरिक्ष, ये आपका श्रीहरिकोटा, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसको याद रखिएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे? तो उसके लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो है, इसके लिए। और दोस्तों कभी कभी ये भी पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जनक कौन है? तो हेनरी ड्यूनेंट हैं। और ये कई बार पूछा गया है। तो और दोस्तों एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछता है। तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है वो आपका 8 मई को मनाया जाता है, और कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस जो समिति है, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, ये जेनेवा में बनाया गया था। जेनेवा कहाँ पे है दोस्तों? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला दोस्तों, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाषाणकालीन जो चित्रकला है,
चित्रकालीन शिला चित्रकारी है ये भीमबेटका में पाया जाता है। और दोस्तों ये भीमबेटका इसके पहले आपके एनटीपीसी में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ये पाषाणकालीन ये चित्रकारी है, इसकी जो गुफा है, इस गुफा के दीवार पे दोस्तों क्या किया गया है, दीवारों पे चित्र बनाए गए हैं, और जो चित्र हैं ये किससे संबंधित है ये भी पूछता है दोस्तों। तो उस तरह का उनका जो जीवन था उस समय पाषाण काल में लोगों का, उस तरह जैसे कि उन्हें नृत्य करते हुए दिखाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये भीमबेटका जो स्थल है ये किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो दिया गया है ये नालंदा के बारे में पूछता है दोस्तों, तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, आपसे ये भी पूछता है, तो ये बिहार में स्थित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और दोस्तों ये बाघ की जो गुफाएं हैं ये भी किस जगह स्थित है, तो ये भी एमपी में ही स्थित हैं। और दोस्तों ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं, और ये मध्य प्रदेश में ये भी हैं, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में, से बाघ की गुफाएं भी हैं, और एलिफेंटा महाराष्ट्र में है, और नालंदा जो है ये बिहार में है। और ये कई बार क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, तो दोस्तों भगोरिया जो उत्सव मनाती है वो भील जनजाति मनाती है। और ये भगोरिया उत्सव दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी है। अगला है दोस्तों, जलवायु प्रणाली के संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय या दस्तावेज नहीं है, तो दोस्तों इसमें पूछ रहा कौन नहीं है, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये नहीं है। बाकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये है, पेरिस समझौता भी है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और दोस्तों आपसे ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपसे पूछता है कि ये कब हुआ था, तो ये 1997 में हुआ था। और ये भी पूछता है कि ये क्योटो है कहाँ पे, तो ये जापान में स्थित है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, और ये टफ क्वेश्चन है ये भी। अगला दोस्तों, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो दोस्तों ये त्रिपक्षीय संधि जो हुई थी इस पे जो सिग्नेचर किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड था, महाराजा रणजीत सिंह थे, और शाह शुजा था। इन लोगों ने इस पे सिग्नेचर किया था। दोस्तों ये पंजाब राज्य से संबंधित है जिसकी स्थापना रणजीत सिंह ने किया था, ये उस समय की बात है। तो याद रखिएगा ये त्रिपक्षीय संघ जो संधि हुई थी ये किस वर्ष में हुई थी, 1838 में हुई थी। ये भी आपसे घुमा करके पूछा जा सकता है, और इसमें जितने लोग शामिल थे ये तो पूछ ही लिया गया है। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। ग्रामीण परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए इसको शुरू किया गया था। अगला दोस्तों, बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है, और दोस्तों ये क्वेश्चन जो बैंक दर का पूछा गया इसका क्या होता है परिभाषा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, ये बैंक दर किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जो बैंक दर होता है इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाए जाने वाली ब्याज दर, जो केंद्रीय बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पे ब्याज देता है उसे कहा जाता है बैंक दर। इसको याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि वाणिज्यिक बैंक जो है कस्टमर को देते हैं, वो दूसरा हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया बैंक दर के बारे में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों कर्नाटक का कैगा जो है यहाँ पे नाभिकीय संयंत्र है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके आपसे पूछता है कि
कैगा नाभिकी संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रावत भाटा जो है ये किस राज्य में है, आपसे ये भी पूछा जाता है, तो ये राजस्थान में है। इसी तरह से दोस्तों नरौरा के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसी तरह से पूछता है दोस्तों तारापुर कहाँ पर स्थित है नाभिकी संयंत्र? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये सब याद रखिएगा और ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सब वेरी आईएमपी हैं। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भू चिन्ह ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो दोस्तों ओंटारियो झील जो है और एरी झील के बीच में नियाग्रा जल प्रपात है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो सारे तरीके आप आज समझ लीजिए। दोस्तों है क्या, जो झील प्रदेश है अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की, उसे अमेरिका और कनाडा के बीच जो माना जाता है वो विभाजन रेखा यानी दोनों के बीच सीमा बनाती है। तो 4 प्रकार की झीलें हैं। सुपीरियर है दोस्तों, फिर उसके बाद ह्यूरॉन है, फिर ईरी है, फिर ओंटारियो है। ये चारों झीलें ऐसे मिली हुई हैं और इधर नीचे की तरफ दक्षिण में यूएसए है और उत्तर की तरफ कनाडा है। तो ये जो सुपीरियर हो गई, ह्यूरॉन हो गई, जो ईरी ये झील है ये और ये ओंटारियो झील है, इन्हीं के बीच में दोस्तों एक नहर बनाई गई है। इसी नहर पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। तो याद रखिएगा नियाग्रा जलप्रपात ये किन 2 झीलों के बीच में स्थित है? ये ओंटारियो और ईरी झील के बीच में स्थित है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। और ये बेरी और ये किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। तो ये अमेरिका के झील प्रदेश में स्थित है। ये सारे तरीके से इस फैक्ट को याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इतना डिटेल्स इसके बारे में बताया है। अगला दोस्तों, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो दोस्तों 2 सत्र के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। और ये पॉलिटी का पेट क्वेश्चन है, जिसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न पीएसयू है। रेल मंत्रालय के अंतर्गत ये दोस्तों नवरत्न पीएसयू है। अगला दोस्तों, मई 2019 में ओडिशा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी, उच्चारण फोनी नाम दिया गया था। इस नाम का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इस नाम का अर्थ है सर्प। लेकिन दोस्तों आज ये क्वेश्चन प्रासंगिक नहीं है क्योंकि ये उस समय का था। तो इधर जो आपके 2024 में जितने भी चक्रवात आए हुए हैं, जितने भी तूफान आए हुए हैं विश्व के किसी भी देश में, उनका नाम और उनका अर्थ क्या होता है ये आप तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आ रहे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये समझने के लिए कैसे क्वेश्चन आपके करंट पे बनते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही टफ हो गया है, वेरी टफ हो गया ये, क्योंकि साइमन कमीशन के सदस्य के नहीं है, इसमें 7 सदस्य थे दोस्तों। तो इसमें जेम्स ए स्कॉट इसके सदस्य नहीं थे। अब आपको 7 सदस्यों के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, उनका नाम क्या है और रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा गया। दोस्तों पहले ये जान लीजिए कि साइमन कमीशन जो है ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की स्थापना नवंबर 1927 में ही हो गई थी, 1927 में। लेकिन भारत जब ये आया था तो ये मार्च 1928 में आया था। और कहाँ आया था आपसे ये भी पूछता है, तो ये दिल्ली में आया था। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके 7 सदस्यों के बारे में। तो हैरी लेवी लॉसन और क्लीमेंट एटली और जॉन साइमन, ये तो 3 पहले से थे दोस्तों, और जिसमें क्लीमेंट एटली पहले से ये शामिल थे, जॉन साइमन और हैरी लेवी लॉसन। इसके बाद दोस्तों जो 4 और थे उनका नाम जान लीजिए आप, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक नाम था दोस्तों एडवर्ड कैडोगन, एडवर्ड कैडोगन ये नाम था। और एक का नाम था वार्नोन हार्टरसीन, एक का नाम था दोस्तों वर्नोन
वर नोन हार टर्सिर्न एक था, और एक का नाम था दोस्तों जॉर्ज लेन फॉक्स। जॉर्ज लेन फॉक्स, इसका नाम था जॉर्ज लेन फॉक्स, इसको याद रखिएगा, जॉर्ज लेन फॉक्स एक था। और एक नाम था दोस्तों डोनाल्ड हावर्ड, एक का नाम था डोनाल्ड हावर्ड। डोनाल्ड हावर्ड दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, ये मैं बता देता हूं, डोनाल्ड हावर्ड। ये 7 लोग दोस्तों इसमें शामिल थे, जिसमें से इसमें जो थे जॉन साइमन जो थे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और ये भी याद रखिएगा, इस साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी थी? 7 थी। तो इतना आप इसके बारे में याद रखेंगे, और जो मैंने बताया है दोस्तों उसके बारे में वो सब नाम आप याद रखिएगा। एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूँ दोस्तों, एडवर्ड कैडोगन थे, फिर वार्नोन हार्टरसीर्न थे, जॉर्ज लेन फॉक्स थे, और डोनाल्ड हावर्ड थे। अब बाकी ये हैरी लेवी लॉसन थे, क्लीमेंट एटली थे, और जॉन साइमन, ये 7 सदस्य इसमें थे। इनका नाम याद रखिएगा और रट्टा मार जाइएगा। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया साइमन कमीशन के बारे में वो भी। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चे का दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो मनाया जाता है ये 25 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेट लिखा गया है 8 मार्च। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है ये भी जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, और ये कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कंदरिया महादेव किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो दोस्तों कंदरिया महादेव जो मंदिर है ये खजुराहो मंदिर से संबंधित है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किन शासकों ने, या फिर खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो वो चंदेल शासक थे, वो थे चंदेल शासक। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर है ये किस देवता का मंदिर है? तो ये शिव का मंदिर है, यानी शंकर भगवान का ये मंदिर है। और दोस्तों इसी मंदिर को, कंदरिया महादेव मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के रूप नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं पे आता है आपका चतुर्भुज मंदिर, तो वो कंदरिया महादेव मंदिर ही है। तो इसका यह दोनों तरीके से इसको याद रखिएगा, चाहे कंदरिया महादेव मंदिर कहा जाए या चाहे चतुर्भुज मंदिर कहा जाए। और दोस्तों ये कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे? खजुराहो में स्थित है। और ये खजुराहो कहाँ है दोस्तों? ये खजुराहो जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इतने फैक्ट इसके बारे में याद रखेंगे आप। अगला दोस्तों, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो दोस्तों भारत से मयूर सिंहासन जो लेकर के गया था वो नादिर शाह लेकर के गया था। दोस्तों इसके बारे में जान लीजिए, मयूर सिंहासन के बारे में कई बार क्वेश्चन बनता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो आपको एक पता होगा कि 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। और दोस्तों ये करनाल का जो युद्ध है ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि करनाल का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो नादिर शाह के बीच, नादिर शाह था और मुगल शासक जो थे मोहम्मद शाह रंगीला, इनके बीच हुआ था। और ये करनाल का युद्ध में ये नादिर शाह विजयी हुआ था। और इसी के बाद जब वापस जा रहा था दिल्ली को लूटने के बाद, तो मयूर सिंहासन भी अपने साथ लेकर के चला गया। और इसी मयूर सिंहासन में ही दोस्तों कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, वही कोहिनूर हीरा जो महारानी विक्टोरिया का वर्तमान में क्राउन है ब्रिटिश शासक का, उसी क्राउन में जो हीरा लगा हुआ कोहिनूर हीरा, ये इसी में मयूर सिंहासन में ही लगा हुआ है।
और दोस्तों ये कोहिनूर हीरे की कहानी बहुत लंबी है, कभी कहीं वो आएगा तो मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी जितना फैक्ट मैंने बताया इसके बारे में वो याद रखिए। और करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किन के बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है? दोस्तों इसमें यह बताना है कि इसका कौन सा कार्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो है खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक प्रक्रिया निर्धारित करना, ये नहीं है। बाकी जो है वो इसके कार्य हैं। अगला दोस्तों, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय जो आपने सुना होगा दोस्तों, विधवा पेंशन योजना जो होती है, वृद्धा पेंशन योजना होती है, विकलांगों के लिए जो पेंशन योजना होती है, ये सब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है स्थल, मतलब ये मानसरोवर झील से नहीं निकलती है। मानसरोवर झील के पास जो है दोस्तों एक हिमानी है जिसका नाम है चेन युंगडुंग। इसको याद रखिएगा, हिमानी है यानी ग्लेशियर है ये मानसरोवर झील के पास में चेन युंगडुंग, यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ये क्वेश्चन कई बार एक बार पूछ लिया गया था कि सीधे सीधे दे दिया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो वहाँ पे चेन युंगडुंग हिमानी ऑप्शन में बनाया हुआ था, तो याद रखिएगा इसको। और दोस्तों इसमें जो दिया गया है कि गंगोत्री जो है, गंगोत्री हिमनद से दोस्तों गंगा निकलती है, और गंगोत्री हिमनद के जिस स्थान से निकलती है उसे गोमुख नाम से जाना जाता है। तो इतना फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों इनका जो था ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और दोस्तों ये काफ़ी फेमस थे, तो याद रखिएगा राजकुमार सिंहजीत सिंह जो थे ये किस नृत्य से संबंधित थे? तो मणिपुरी से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। और दोस्तों ये घटना एक बार हो चुकी है, तो भारत में जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं थे तो भारत के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला। ये इन्होंने एम हिदायतुल्ला जी जो थे ये आपके पहली बार न्यायाधीश होने के बाद राष्ट्रपति बने थे। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? ये दोस्तों इसके बारे में फैक्ट मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ भी जान लीजिए कि इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का निवासी था। और दोस्तों ये भी आपसे पूछता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और किस वर्ष आया था? तो 1333 में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया था, अपना काजी बनाया था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की रचना का नाम क्या है? तो इसकी रचना का नाम है दोस्तों रेहला। इतने फैक्ट याद रखिएगा। और दोस्तों ये पिछले कई सेट में भी मैं बता चुका हूँ और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों किस कार्यक्रम के पहले? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों उसके कौन सा कार्यक्रम है? तो द्वितीय गोल में सम्मेलन। इसी द्वितीय गोल में सम्मेलन में ही शामिल होने के लिए शामिल हुए थे गांधी जी, ये गांधी इरविन समझौता के तहत। इस गांधी इरविन समझौता में शामिल था कि गांधी जी द्वितीय गोल में सम्मेलन में शामिल होंगे।
तो याद रखिए। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि गांधी इरविन समझौता है जो है ये कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 1931 को। और दोस्तों ये भी आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। और दूसरा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों ये 1931 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932। बाकी दोस्तों इसके बारे में अगर डिटेल से आपको जानना है तो इसके पहले किसी वीडियोज में मैं बना चुका हूं, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया गया है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये किस वर्ष हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था, और इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच इसी में समझौता हुआ था। और इसी में दोस्तों गरम दल और नरम दल इन दोनों के बीच भी समझौता हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे जितने फैक्ट मैंने बताए और ये पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ये पहले पूछे जा चुके हैं, आगे पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी 1919 में हुई थी। और दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी पूछता है, तो इसका मुख्यालय जो है वही जेनेवा में है, जो और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। अगला दोस्तों इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है, तो दोस्तों उस समय जो करंट के हिसाब से था बीजिंग जो था हांगझाऊ ग्रांड नहर। और दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर जो भारत में है, आपसे पूछता है कि इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है, तो ये जो है दोस्तों ये सतलज और ब्यास, सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम से निकलती है, ब्यास इन दोनों के संगम से निकलती है, हरिके बैराज नामक स्थान से, हरिके बैराज नामक स्थान से। अगला दोस्तों कि किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है, तो दोस्तों कोई लोक सेवक सांसद नहीं बन सकता है, लेकिन कोई लोक सेवक है तो किसी विश्वविद्यालय का उप कुलपति बन सकता है, मंत्रिमंडल सचिव बन सकता है, केंद्रीय मंत्री का सचिव बन सकता है, लेकिन सांसद नहीं बन सकता है। इसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर राज्यसभा के लिए चुना जाना पड़ेगा, सीधे आप नहीं बन सकते। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।